हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका सिलेबस का पहला ही टॉपिक है सेल। सेल क्या होती है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। देखिए सेल, पहले आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप और अच्छी तरह से इसे समझ पाएँ। देखिए जो सेल थी, कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजा और बताया अपना अपना, ठीक है। तो जो सेल है, हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है हमारे शरीर की। क्यों सबसे छोटी इकाई सेल होती है? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। कई सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, ठीक है। कई सारी कोशिकाओं से ये बना हुआ है। जैसे देखिए, पहले सेल थी, ठीक है। सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू मतलब ऊतक बन गए, ओके। ऊतक से ऑर्गन्स बन गए, यानी जो हाथ पैर होते हैं, अंग जो होते हैं वो बन गए, ठीक है। बॉडी सिस्टम बन गया, ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। तो इस प्रकार के यहाँ पर बॉडी सिस्टम बन गए और बॉडी सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बन गई, ओके। तो इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? सेल से निर्माण हुआ है, ओके। तो सबसे छोटी इकाई यदि पूछी जाए तो सबसे छोटी इकाई सेल होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, ओके। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। देखिए, यदि हम सेल के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, ठीक है, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेल से ही ये लिया गया है साइटोलॉजी, ओके। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपनी सूक्ष्मदर्शी से बोतल की कार्क यदि आपने नहीं देखी होगी तो आपको एक मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूं। उस बोतल का जो ढक्कन है वही क्या है? बोतल की कार्क है, ओके। उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, पतला उसे कर लिया, ठीक है। फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और फिर उन्होंने देखा कि मधुमक्खी जैसी संरचना दिखाई दे रही है। मधुमक्खी जैसी संरचना मतलब मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा तो उसमें छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। तो उस प्रकार की इन्हें संरचना दिखाई दी, ओके। और जो संरचना दिखाई दी उन्होंने उसे सेल कह दिया था, ठीक है। जो संरचना उनको दिखाई दी थी उन्होंने उसको सेल कह दिया था, ओके। और जो सेल इन्होंने देखी थी वो सेल डेड थी, मरी हुई थी। और इनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो मैंने सेल देखी थी वो सेल डेड थी, ओके। माइक्रोग्राफिया जो बुक है, इनकी बुक है रॉबर्ट हुक की। उन्होंने सेल के बारे में माइक्रोग्राफिया बुक में बताया है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे जो वैज्ञानिक आए, ठीक है, अभी पूरी खोज नहीं हो पाई थी। आगे जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक एंटी वन लीवेनहॉक। इन वैज्ञानिक ने क्या किया था कि 1683 ईस्वी में लाइव सेल को खोज दिया था। लाइव सेल का मतलब जीवित कोशिका को खोजा था, ठीक है। जो एंटी वन लीवेनहॉक थे, इन्होंने 1683 ईस्वी में अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से लाइव सेल को खोज लिया था, ठीक है, यानी जीवित कोशिका को देखा था। और जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में डेड सेल को देखा था, यानी मरी हुई सेल को देखा था। और एंटी वन लीवेनहॉक ने 1683 में लाइव सेल को देख लिया था, जीवित कोशिका को देखा था, ठीक है। तो इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाई तो ये हर जगह परीक्षण कर लेते थे। जो चीज मिलती थी उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल किए, ओके। इन्होंने तालाब का जो पानी होता है उसका एक ड्रॉप रखा, ओके। एक ड्रॉप रखा तो कई सारे जीवाणु दिखे उन्हें, ठीक है। तो वो जीवित थे, मूवमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया कि हमने लाइव सेल को खोज लिया है, जीवित कोशिका को देख लिया है, ठीक है। और जीवित कोशिका कौन कौन सी थी ये बाद में पता लगा कि ये प्रोटोजोआ इन्होंने देखा, बैक्टीरिया देखा, स्पर्म देखा, आरबीसी देखा, ये सब बाद में बताया गया, ओके। तो इन्होंने क्या क्या चीजें देख ली थी? देखिए, प्रोटोजोआ भी देखा था, ओके, जो कि जो तालाब का गंदा पानी होता है उसमें मिल जाएगा आपको। बैक्टीरिया देखा, स्पर्म भी देखा गया, ओके। आरबीसी जो लार्वाधुरी कणिकाएं होती हैं उनको भी इन्होंने देखा, ओके। तो इस प्रकार से इन्होंने जीवित कोशिका को देख लिया था। इसने एंटी वन लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे जो एक वैज्ञानिक थे, आगे कौन से वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अभी कोशिका की खोज ही हो रही है धीरे धीरे। सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज दिए थे। जैसे देखिए
जो वैज्ञानिक आए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी तो बन गई थी, नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी बनी थी, ठीक है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने आर्किड का पौधा, यदि आपने आर्किड का पौधा नहीं देखा तो आप आर्किड का पौधा देख लीजिए, ओके। उसकी जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से उसकी जड़ काटी और सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी, ओके। तो उसमें एक कोशिका थी, उसके कोशिका के अंदर क्या दिखा, काला काला कुछ उन्हें पार्ट दिखा, ठीक है, थोड़ा सा काला काला पार्ट दिखा। तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने उसे न्यूक्लियस कह दिया था, ठीक है। इन्होंने आर्किड के पौधे की जो जड़ थी, जड़ को लिया, काट लिया और सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, ठीक है। और एक कोशिका को देख रहे थे, बीच में कुछ काला काला ऑर्गेनल्स जैसा दिखा, तो इन्होंने उसको क्या कह दिया था, न्यूक्लियस कह दिया था, यानी केंद्रक, ओके। तो इस प्रकार से क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोज दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्या होता है, आगे भी देख लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो सेल मैंने अभी आपको बताई, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी। सेल के बारे में बताया था कि सेल किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से जो सेल होती है वो विभाजित होती है, ये भी उन्होंने बता दिया था, ओके, सेल थ्योरी में। और कोशिका कैसे बनती है, नई कोशिका कैसे बनती है, ओके। और जो कोशिका होती है वो क्या क्या कार्य करती है, तो सेल थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, एक थे मैथ्यूस शेल्डन। मैथ्यूस शेल्डन जो थे, ये कैसे थे, बोटनिस्ट थे, यानी इन्हें ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, ओके। और ये कहाँ के थे, जर्मन के थे, ओके। एक वैज्ञानिक और थे जो कि कैसे थे, जियोलॉजिस्ट थे, यानी जंतु वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम होता है थियोडर सेचवान जियोलॉजिस्ट, ओके। तो ये जियोलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञान के बारे में जानकारी थी इन्हें, ठीक है। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थ्योरी को दे दिया था। आगे यहाँ पर जो इन्होंने क्या क्या दिया था, सेल थ्योरी में क्या क्या बताया था, वो देख लेते हैं हम। देखिए, इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट रख दिया था कि कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई है। देखिए, तीनों शब्द हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। देखिए, क्या इन्होंने बताया था इन दोनों वैज्ञानिकों ने, कि कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक, यानी जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो हमारे शरीर की संरचना बनाती है, यानी स्ट्रक्चर देती है, ओके। क्रियात्मक, यानी जितनी भी क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, सेल होती हैं, वही अलग अलग क्रियाएं उत्पन्न करती हैं, ओके। शरीर में होने वाली जो क्रिया होती है वो सेल के द्वारा ही होती है। तो ये भी बात इन वैज्ञानिकों ने बताई थी। और ये आनुवांशिक है। आनुवांशिक का क्या मतलब होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, ओके। एक कोशिका डिवाइड होती है और दूसरी कोशिका बनती है, और ये आनुवांशिक कहलाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। और क्या बताया, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। देखिए, इन वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया था कि जितने भी दुनिया भर में ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कोशिका से ही, सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं, ओके। यहाँ पर जो अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि शरीर में होने वाली क्रियाएं जो होती है वो कोशिका के द्वारा ही होती है, जैसा कि भी मैंने आपको बताया, इसीलिए हम इसे क्रियात्मक कहते हैं, ओके। शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के द्वारा ही होती हैं, ओके। देखिए, ये तो बात इन दोनों वैज्ञानिकों ने बता दी थी। देखिए, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बता दिया था कि जो डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होता है, वो किस प्रकार से होता है। देखिए, जो वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो थे, यह था 1858 ईस्वी में बताया था कि सभी जीवित कोशिका में सेल डिवीजन होता है। देखिए, हम इनकी थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। देखिए, जब रुडोल्फ विर्चो जो थे वैज्ञानिक, ये सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे, एक पाउंड यानी तालाब का पानी था, उसकी एक ड्रॉप को डाला इन्होंने, और ये देख ही रहे थे। फिर क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, एक जीव आया, और वो उनकी आंखों के सामने ही डिवाइड हो गया, ओके। इनकी आंखों के सामने ही वो जीव डिवाइड हो गया। जैसे ही ये देख रहे थे, ठीक है, पाउंड के जो ड्रॉप उन्होंने डाली और उसमें देख रहे थे, जीव आया और जीव इनके सामने ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसीलिए फिर इन्होंने क्या बता दिया था कि जीवित कोशिका जो होती है उसमें सेल डिवीजन होता है, ओके। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में बता दिया था कि जो जीवित कोशिका होती है, लाइव सेल होती है, उसमें सेल डिवीजन होता है, ओके। और इन्होंने क्या बता दिया था
कि नई जो कोशिकाएं होती हैं, जो न्यू कोशिकाएं होती हैं, पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं। यानी जो पहले कोशिकाएं थी वो डिवाइड हो गई और नई 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है, फिर से डिवाइड होंगी, फिर से 4 बन जाएंगी। इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया था, नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं और कोशिका की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कोशिका नई नहीं बनती, यानी कोशिका की उत्पत्ति होती है वो नहीं होती है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती रहती हैं लगातार। ओके, यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद कैसा होता है? अपवाद ऐसा होता है कि इन 2 वैज्ञानिकों ने जो बात बताई वो इस अपवाद में मान्य नहीं होती है। इस तरह का ये अपवाद होता है, ठीक है। तो अपवाद देख लेते हैं। देखिए, जो विषाणु की संरचना, यानी कि जो संरचना होती है, जो वायरस होता है, वायरस में सेल नहीं होती है। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि सभी जीव, देखिए, सभी जीव कोशिका से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि दुनिया भर के जितने भी जीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि जो विषाणु है, यानी जो वायरस है, वो कैसा है, वो उसमें सेल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका अपवाद हो जाता है। ये बात को ध्यान में रखिए, यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अपवाद ही। ओके, और जो विषाणु होता है, वायरस जो होता है, ये बॉडी के बाहर जब रहता है तो ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी ये निर्जीव होता है, मरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर आता है, जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये जीवित हो जाता है, यानी लिविंग हो जाता है। जीवित क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो वातावरण होता है वो बॉडी के अंदर अनुकूल परिस्थिति हो जाती है, ठीक है। बॉडी के अंदर अनुकूल परिस्थिति हो जाती है जिसके कारण ये अपना जीवन चक्र शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जो वायरस होता है वो बॉडी के अंदर जाते ही जीवित हो जाता है और बॉडी के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है। ओके, इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर सजीव हो जाता है और बॉडी के बाहर निर्जीव हो जाता है। और जो आरबीसी होती है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो ब्लड होता है, उसमें सेल नहीं होती है। अच्छी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं, जो ब्लड होता है, उसमें सेल नहीं होती है। ये भी बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आगे जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं ये सेल थ्योरी के ही है, ठीक है। सेल थ्योरी में आप इसे लिखना। देखिए, सेल थ्योरी में जो 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो यदि कोई सा भी जीव है, यदि उसमें सिर्फ एक ही सेल है तब हम उसे एक कोशिकीय कहेंगे, यानी यूनिसेलुलर। ओके, यदि किसी जीव में 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होती हैं तब हम उसे कहेंगे बहुकोशिकीय, यानी मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए, यदि किसी जीव में केवल एक ही कोशिका होती है तब हम उसे एक कोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, इसमें एक कोशिका, अमीबा एक कोशिका, यूग्लिना एक कोशिका, ठीक है। इसके अंदर एक एक कोशिका होती है तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, यूनिसेलुलर कह देते हैं। यदि किसी जीव में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं तब हम उसे कह देते हैं मल्टीपल, मल्टी सेलुलर कह देते हैं, यानी बहुकोशिकीय। ओके, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर कई सारी कोशिकाएं हैं, पूरा शरीर ही किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, तो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। और प्लांट कैसा है, बहुकोशिकीय है। एनिमल जो सेल होती है वो भी कैसी है, बहुकोशिकीय है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो जीव होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होती हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे, यही होती है सेल थ्योरी। यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ हमने प्रश्न लिखे। देखिए, सबसे छोटी जो कोशिका होती है दुनिया भर में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। बात को अच्छी तरह से समझिए कि सबसे छोटी कोशिका यदि पूछी जाए तो माइकोप्लाज्मा आपको टिक लगाना है। यदि सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, सबसे बड़ी कोशिका जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, ओके, सबसे छोटी कोशिका को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी हो गई, इसमें हम सेल को नहीं देख पा रहे हैं, ओके, सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का यदि हमने अंडा देखा हुआ, काफी बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा सेल से ही बना हुआ होता है, ठीक है, पूरा का पूरा सेल से ही बना हुआ होता है। ओके, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि
पूछा जा सकता है कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में सबसे स्मॉल सेल कौन सी है, तो आपको बताना है स्पर्म यानी शुक्राणु जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ओके, काफी अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये दिखाई देता है। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि मानव की लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पर छोटी कोशिका थी और यहाँ पर मानव की सबसे लंबी कोशिका को पूछा गया है। तो मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी की बात कर रहे हैं, लंबी कोशिका न्यूरॉन है जो कि मस्तिष्क में होती है। ओके, अगला यहाँ पर जो पॉइंट है कि मानव की बड़ी कोशिका बताना है, लंबी नहीं बताना है, यहाँ पर बड़ी कोशिका को बताना है। बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु क्या है, बड़ी कोशिका है मानव की, ये फीमेल में होता है। ओके, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो सेल के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले टाइप ऑफ सेल। देखिए, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षाओं में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, जो टाइप ऑफ सेल दो प्रकार की होती है कोशिकाएं, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नीला हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, और भी होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे जीवाणु हो गया वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे एनिमल सेल हो गई, ठीक है, और प्लांट सेल। ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका के ये एग्जाम्पल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, इन दोनों सेल में हम अंतर देखेंगे। ओके, इन दोनों सेलों में पहले अंतर देख लेंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और फिर बाद में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। तो चलिए सबसे पहले हम यूकैरियोटिक जो सेल के एग्जाम्पल हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनमें अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं ताकि आप इन दोनों डायग्राम से अच्छी तरह से इनका अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। इन दोनों में यदि हमें अंतर देखना है तो सबसे पहले हम इनके डायग्राम को देखेंगे, तभी हम अंतर अच्छी तरह से बता पाएंगे। देखिए, एनिमल जो सेल होती है, एनिमल सेल का डायग्राम गोलाकार होता है। ओके, और यहाँ पर यदि आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल का जो डायग्राम होता है वो राउंड स्क्वायर जैसा होता है। ठीक है, पूरा स्क्वायर नहीं होता है, राउंड स्क्वायर होता है, यानी गोलाकार वर्गाकार होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एनिमल सेल को देखते हैं, फिर हम देखेंगे जो प्लांट सेल होती है वो किस प्रकार की होती है। जो एनिमल सेल है गोल होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देख सकते हो ये क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये कहाँ होता है, सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ये एक आपका अंतर हो गया। यहाँ पर अगला है कि ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें लाइसोसोम भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन यदि आप प्लांट सेल में देखोगे लाइसोसोम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कम मात्रा में होते हैं, यानी आप कह सकते हो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या है, पैरोक्सिसोम्स है। ओके, तो इसमें भी पैरोक्सिसोम्स होते हैं प्लांट सेल में, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और यहाँ पर 80S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है और इसमें भी 80S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर है और इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, और यहाँ पर क्या है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन होता है जो कि इस सेल को शेप देता है, आकार प्रदान करता है इसको। जैसे यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को यहाँ पर किस तरह से, ये बीच में न्यूक्लियस है, इधर उधर क्यों नहीं चला जाता है, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि साइटोस्केलेटन है, इसीलिए इसको यहाँ पर रोके रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइटोस्केलेटन मदद करता है इन, और यहाँ पर जो ऑर्गेनल्स हैं इनको एक जगह रखने में। ओके, और यहाँ पर अगला क्या है, साइटोस्केलेटन तो मैंने आपको बता दिया।
यहाँ पर है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहाँ पर है? ये है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, जो कि कैसे धागे नुमा है। इसमें डीएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ओके, और ये न्यूक्लियोलस है, यानी केंद्रिका इसके अंदर उपस्थित होती है। साफ साफ देख पा रहे होंगे, केंद्रिका इसके अंदर उपस्थित है। और ये क्या है? न्यूक्लियस है। साफ साफ आप यहाँ पर बीच में, जो कि सेंटर में उपस्थित होता है। ओके, ये न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक, नाभिक, इन नामों से जानते हैं। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? केंद्रिका द्रव्य, यानी नाभिक का द्रव्य कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित होता है इसमें। ओके, यहाँ पर ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि चारों ओर से घेरे रहती है इसको। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ओके, ये सेल को क्या कर देती है? शेप भी देती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है, पदार्थ को अंदर बाहर करने में काफ़ी आसानी होती है। जो पदार्थ कोशिका के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वही पदार्थ इसके अंदर एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। जो पदार्थ बेकार होता है वो सेल मेम्ब्रेन से एंटर नहीं करता है। यहाँ पर अगला पॉइंट देख सकते हो, ये क्या है? गोल्जी बॉडी है। ओके, न्यूक्लियस के यहाँ पर होती है गोल्जी बॉडी। यहाँ पर ये क्या है? वैक्यूल है, छोटा सा वैक्यूल है। तो ये क्या होता है? इस एनिमल सेल का डायग्राम होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको ड्रा करना है। अब यहाँ पर अगली बात जो आती है प्लांट सेल की। प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल बहुत ही सरल है। देखिए, प्लांट सेल इस प्रकार की होती है, राउंड स्क्वायर के आकार की। ओके, यहाँ पर क्या है? साइटोस्केलेटन है, जो कि इसको भी शेप प्रदान करता है। ओके, और यहाँ उसमें भी साइटोस्केलेटन है, एनिमल सेल में भी। यहाँ पर वैक्यूल देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर एक और बन गया है आपका, इसमें वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर यदि आप देखोगे वैक्यूल काफ़ी स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पर वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है और एनिमल सेल में काफ़ी छोटा होता है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है। पैराक्सिसोम्स प्लांट सेल में भी है और वहाँ पर भी एनिमल सेल में है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। और सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर भी है और उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एक और अंतर आपके लिए प्रोवाइड हो गया है, सेल वाल। सेल वाल इसमें होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है। एक अंतर आपका हो गया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर उपस्थित होता है। ओके, यहाँ पर राइबोसोम होता है, जो कि कैसा होता है? 80 राइबोसोम इसमें भी उपस्थित होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें उपस्थित होता है, न्यूक्लियस इसमें भी उपस्थित होता है। ओके, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही है। और न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, यहाँ पर भी केंद्रिका उपस्थित होती है। यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन इस प्रकार के होते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल में जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? देखिए, जो ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं काफ़ी कम प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, और वहाँ पर जो एनिमल सेल है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं और डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक का कार्य नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी मोटे होते हैं और कम मात्रा में होते हैं। वहाँ पर धागेनुमा होते हैं और ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ओके, और यहाँ पर ये जेनेटिक का कार्य तो करते ही नहीं है। यहाँ पर अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी उपस्थित है और एनिमल सेल में भी उपस्थित है। अगला यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही उपस्थित होता है, एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता है। तो ये क्या होता है? प्लांट सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एनिमल सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अंतर भी मैंने इसमें आपको बता दिया है। ठीक है, क्या अंतर इसका है? ओके, अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पर हमने हेडिंग लगा ली। दो एग्जाम्पल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ओके, बात को फटाफट से समझिएगा, आगे हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इसका में अंतर बताएंगे। ओके, तो देखिए, प्लांट सेल होती है, इसके अंदर सेल वाल होती है, जो कि सेलुलोज प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के बाद पाई जाती है, यानी सेल वाल जो होती है, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, यहाँ पर जो सेल वाल होती है सेलुलोज प्रोटीन की बनी हुई होती है। यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वाल तो एब्सेंट होती है, मैंने आपको बताया, और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पर क्या है? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं उपस्थित होता है। ओके, यहाँ पर अब्सेंट होता है। यहाँ पर 3 नंबर पर जो दिया गया है पॉइंट, न्यूक्लियस नो सेंटर। इसमें न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता है, लेकिन इसमें सेंटर में होता है। देखिए, इसमें सेंटर में नहीं है, सेंटर का मतलब बीच में नहीं है।
यहाँ पर बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैक्यूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वैक्यूल बड़ा है इसीलिए साइड में हो गया। यहाँ पर क्या है, वैक्यूल छोटा है और सब चीज़ यहाँ पर स्मॉल है, तो इसीलिए बीच में है, सेंटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस नो सेंटर, इसमें सेंटर में है। ये चौथा नंबर यहाँ पर है, वैक्यूल का आकार बड़ा है, ठीक है, प्लांट सेल में, और इसमें स्मॉल है। ओके, लेकिन प्रेजेंट भी है। पांचवा जो पॉइंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है इसमें सेल प्लेट के द्वारा होता है। यहाँ पर जो प्लांट सेल में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, पहले न्यूक्लियस का विभाजन तो हो गया, लेकिन जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, द्रव्य का विभाजन होता है, तो सेल प्लेट काम में आती है। ओके, सेल प्लेट बीच में आ जाती है और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पर एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फारो के द्वारा होता है। सेल फारो के द्वारा क्या मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। सेल फारो, देखिए ये सेल है एनिमल सेल वाली। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है, इस प्रकार से डिवीजन होता है। ये क्या है, सेल फारो। सेल फारो का मतलब क्या होता है, खांच। ठीक है, इसको हम खांच भी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये अलग अलग सेल हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, सेल फारो होता है। सेल प्लेट प्लांट सेल की बात करें तो इस प्रकार से, देखिए ये प्लांट सेल होती है। ठीक है, इस प्रकार की, यहाँ पर मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये, और यहाँ पर धीरे धीरे प्लेट का, यहाँ पर जो प्लेट है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ओके, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं एक साथ बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी हो जाती है और ये अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, प्लांट सेल जो होती है इस प्रकार से अलग नहीं होता, इस प्रकार से अलग हो जाता है छोटे छोटे सेल में। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से छोटे छोटे सेल में अलग हो जाता है। यहाँ पर ये छोटी पहले सेल थी, सेल प्लेट इसे हम कह देते हैं। ओके, सेल प्लेट ये छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और डिवीजन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सेल प्लेट के द्वारा डिवीजन होता है, यहाँ पर सेल फोरो के द्वारा होता है। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, लाइसोसोम कम मात्रा में होता है। प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होता है वो यहाँ पर तो बिल्कुल मैंने नहीं दिखाया, लेकिन होता है कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है एनिमल सेल में। ये बात ध्यान में रखना है आपको। आठवां जो पॉइंट है कि इसका आकार लंबा चौड़ा इस प्रकार का होता है, यानी जो प्लांट सेल होती है इसमें किस प्रकार का होता है, गोलाकार और वर्गाकार होता है। ठीक है, राउंडेड स्क्वायर होता है, इस प्रकार से हम इसे कह देते हैं। यहाँ पर ये क्या होती है, गोलाकार होती है एनिमल सेल। नवा जो पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, होता है, इसमें भी वो होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। राइबोसोम जो होता है प्लांट सेल में वो कैसा होता है, 80S राइबोसोम होता है, और एनिमल सेल में इसमें भी 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, और यहाँ पर 12 नंबर पर है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जो प्लांट सेल होती है इसमें साइटोस्केलेटन होता है, वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइटोस्केलेटन प्लांट सेल में, और यहाँ पर भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है दोनों सेल में, क्योंकि शेप तो देना है, आकार कौन फिर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। यहाँ पर जो सेंट्रियोल था जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, और यदि प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। ये बात यहाँ पर पता होनी चाहिए, इसमें अब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। तो इस प्रकार से क्या होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है। ठीक है, अंतर। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पर क्या है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के हमने आपको दोनों डायग्राम दिखा दिए। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों डायग्राम आपने देख लिए। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो चलिए हम आपको बैक्टीरिया का डायग्राम दिखा देते हैं ताकि और अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। तो देखिए किस प्रकार का इसका डायग्राम होता है। देखिए यदि आप यहाँ पर इसका डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये क्या है, ये सीलिया होती है जो कि इसको मूवमेंट करने के लिए होती है। जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, इसको मूवमेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ये सीलिया होती है। ठीक है, और ये फ्लैजिला होता है, आसानी से ये मूवमेंट कर सकता है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है कि इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डीएनए होता है। ओके, और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यानी गोलाकार डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, क्योंकि ये सर्कुलर है इसीलिए। यहाँ पर कैसा है, राइबोसोम होता है। किस तरह का राइबोसोम होता है, 70S टाइप राइबोसोम होता है। ओके, यहाँ पर ये फ्लैजिला होता है, नॉर्मल बात है। यहाँ पर जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर इसके ऊपर देखेंगे तो ये सेल वॉल होती है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये तो सीलिया होते हैं, ये फूड ग्रेन्यूल होते हैं। जो ये इसका अंदर भोजन होता है उसे हम फूड ग्रेन्यूल कह देते हैं। ओके,
और यहाँ पर ये क्या है, कैप्सूल इसे हम कहते हैं, सेल वाल को हम कैप्सूल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सेल वाल को, जो बैक्टीरिया होती है उसके सेल वाल को हम क्या कहते हैं, तो कैप्सूल भी कह देते हैं, क्योंकि कैप्सूल के आकार का है, आप आसानी से देख सकते हो। ये राइबोसोम होता है। ओके, और यहाँ पर जो देख रहे हो ये गोल गोल, ये क्या है, प्लाज्मिड है, यानी इसे हम क्या कह देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये आप कह सकते हो ये डीएनए है एक प्रकार का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है ये। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल वाल के बाद में आती है। सेल वाल को हम कैप्सूल कह देते हैं। इसके अंदर सीलिया फ्लैजिला दोनों उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम सत्रिय टाइप होता है। जेनेटिक मटेरियल इसका होता है डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार होता है। थ्योरी यहाँ पर किस प्रकार से लिखी गई है, देखिए थ्योरी वही है, थ्योरी जैसा मैंने आपको बताया वैसा यहाँ पर है। यूकैरियोटिक सेल में जैसा आपने पढ़ा था वैसा है, और अभी मैंने आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया वैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो काफ़ी छोटी होती है और यूकैरियोटिक सेल काफ़ी बड़ी होती है। देख सकते हो आप यूकैरियोटिक सेल कितनी बड़ी है यहाँ पर, और जो प्रोकैरियोटिक होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। तो इसका जो आकार होता है प्रोकैरियोटिक सेल का 0.1 से 5 माइक्रोन होता है, और इसका आकार देखते हैं यूकैरियोटिक का, इसका 5 से 100 माइक्रोन होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। अगला यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर है, सेल वाल जो होती है वो कौन से प्रोटीन की बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड तथा कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड टू ग्लाइकेन से बनी हुई होती है। देखिए यहाँ पर हमने समझने के लिए हिंदी वर्ड का यूज किया है। देखिए सेल वाल जो होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की बनी हुई होती है, जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो किससे बनी हुई होती है, कौन सी प्रोटीन से, म्यूकोपेप्टाइड तथा कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। ये प्रोटीन के नाम है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का मतलब पादप जो कोशिका होती है, उसमें जो सेल वाल होती है, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये सेलुलोज जो प्रोटीन है उससे बनी हुई होती है। और जो जंतु कोशिका होती है, ठीक है, ये जो एनिमल सेल होती है उसमें तो सेल वाल होती ही नहीं है, नो, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में कवक भी आते हैं, तो कवक में काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन प्रोटीन की। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बातें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि पादप कोशिका में जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जंतु कोशिका में तो होती ही नहीं है। और प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 40 से 50 एंगस्ट्रॉम थिक है। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहाँ गई, यहाँ पर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कितनी मोटी होती है, 40 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और यूकैरियोटिक सेल में 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंगक झिल्ली के द्वारा कवर नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो अंगक होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो झिल्ली के द्वारा कवर नहीं रहते हैं, ठीक है, किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं रहते, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन यहाँ पर है बस, और सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में कवर रहते हैं। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी कवर है, जो न्यूक्लियस है वो भी कवर है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर कवर रहती हैं, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। पांचवा जो पॉइंट है कि वास्तविक केंद्रक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक है ही नहीं, और जो केंद्रक यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में यदि हम बात करें तो इसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोक्लाइड कह देते हैं, ठीक है। काफ़ी कम मात्रा में बताया जाता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, काफ़ी कम मात्रा में, ठीक है। वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, पूरा केंद्रक नहीं होता है। जो केंद्रक होता है तो इसे हम न्यूक्लियोक्लाइड कह देते हैं। ओके, और इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें इसमें वास्तविक केंद्रक होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं है, पूरी तरह से केंद्रक नहीं है, और इसमें वास्तविक केंद्रक है, पूरी तरह से केंद्रक उपलब्ध है। यहाँ पर अगला जो छठा अंतर है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस का क्या कार्य होगा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। सातवां जो पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, उसमें मीजोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी कम मात्रा में होते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में देख लीजिए और एनिमल सेल में देख लीजिए, दोनों में ये अब्सेंट होते हैं। देखिए आठवां जो पॉइंट है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। देखिए
एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यदि आपने प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन वाली जो वीडियो थी यदि आपने पूरी देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, पदार्थ का अंदर की ओर आना, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, पदार्थ का बाहर की ओर जाना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर पदार्थ जब अंदर आते हैं तो हम इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं। अब इससे जो पदार्थ बाहर जाते हैं बेकार वाले पदार्थ उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये प्रक्रिया किसमें होती है, अंदर बाहर वाली। अंदर बाहर वाली प्रक्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में होती है, ठीक है। यहाँ पर पदार्थ अंदर भी जाते हैं, पदार्थ बाहर भी जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें पदार्थ ना अंदर जाते हैं ना बाहर जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। समझ चुके हैं बात को। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है नमा, डिवीजन इसमें किस प्रकार का होता है, सेल डिवीजन किस प्रकार से इसमें डिवाइड होती है। एमाइटोटिक यानी असूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जब आपने सेल डिवीजन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए तो देख लीजिए, पहले आपको एमाइटोटिक पता लग जाएगा। और यूकेरियोटिक कोशिका में डिवीजन किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया, काफी सिंपल है, समसूत्री विभाजन के द्वारा और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जिससे हम क्या कह देते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा, ठीक है। जो 10वां पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, वैक्यूल अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक कोशिका में। और 11वां जो पॉइंट है, स्पिंडल फाइबर अब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्पिंडल जो फाइबर होते हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, ओके, वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 12वां नंबर पर जो पॉइंट लिखा गया है, जेनेटिक मटेरियल इसमें कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। यानी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा है, सर्कुलर है, देख सकते हो आप, ठीक है। सर्कुलर का मतलब गोलाकार है। और इसमें कैसा है, लाइनर है। यूकेरियोटिक कोशिका में लाइनर इस प्रकार देख सकते हो, लाइन जैसा है, सीधा सीधा, ठीक है। इसमें भी ओके। ये वैसे यहाँ पर जेनेटिक का कार्य नहीं करता है इतना ज़्यादा जितना ये करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लाइनर डीएनए होता है यूकेरियोटिक में। यहाँ पर 13वां जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम सिंगल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो क्रोमोसोम कैसा होता है, सिंगल होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ही एक है, गोलाकार है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम भी एक होता है। और यहाँ पर मल्टीपल होता है यूकेरियोटिक कोशिका में, कई सारे वहाँ पर क्या है जो है क्रोमोसोम उपलब्ध है, ओके। नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है कि कुछ अंगक इसमें अब्सेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से अब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और भी अंगक हैं जो कि इसमें उपलब्ध नहीं है। और इसमें ये सारे अंगक प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से एग्जाम्पल है, किस किस में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ भी कह देते हैं, प्लूरोफिनोमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। यहाँ पर क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम भी आ जाते हैं, ठीक है, मनुष्य भी आते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में ये यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का अंतर होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एनिमल सेल के बारे में कुछ बताइए, यानी एनिमल जो सेल होती है उसके बारे में पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक लिखिए। जो एनिमल सेल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एनिमल सेल होती है, इसके बारे में जितने ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने अंगक होते हैं, इनके बारे में बताना होता है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके बारे में पूछ लेता है, ओके। गोल्जी बॉडी इसके बारे में भी, राइबोसोम होता है, राइबोसोम किस प्रकार का होता है इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको एनिमल सेल का डायग्राम बना देना है, ओके। एनिमल सेल का डायग्राम आपको बना देना है और एनिमल सेल के बारे में यहाँ पर लिख देना है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यदि एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है एग्जाम में तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और एनिमल सेल में जितने भी अंगक हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको इनपुट कर देने हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा, देखिए इनको जो यहाँ पर जो पॉइंट मैं बताऊंगा, जैसे न्यूक्लियस हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इनको मैंने डिटेल से भी बता दिया है। इनको मैंने, बात को ध्यान से समझिए, इनको मैंने डिटेल से भी बता दिया है। डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस का आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, देखिए एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार होता है। देखिए यूकेरियोटिक सेल होती है एनिमल सेल,
इसमें उपस्थित अंग इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं? जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेंटर में उपस्थित होता है, इसे हम कोशिका का ब्रेन कह देते हैं, यानी दिमाग कह देते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है यही पूरी कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए समझते हैं किस प्रकार से लिखना है आपको। न्यूक्लियस यानी केंद्रक नाभिक किस प्रकार के इसके नाम होते हैं। इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1838 में इसकी खोज की थी, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है। तो क्रोमेटिन पाया जाता है तो डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम तो पाया ही जाता है और उसके ऊपर ये डीएनए, आरएनए होते हैं और इसमें ये पाए जाते हैं। ओके, ये बात आप समझ चुके हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कह देते हैं इसे हम, ठीक है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। इसे हम ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोशिका का ब्रेन यही होता है, ठीक है। कोशिका को चलाने वाला जो होता है वो यही कहलाता है न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर अगला है कि कोशिका का बड़ा भाग जो बीच में उपस्थित होता है। ये कोशिका का बड़ा भाग है, बीच में उपस्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी सी न्यूक्लियस के बारे में लिखना है। यदि एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, तो यदि पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के बारे में पूरी जानकारी लिखिए, न्यूक्लियस को विस्तार में बताइए, तो आप हमारी वीडियो दूसरी देख सकते हो जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। न्यूक्लियस के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो है, वहाँ पर आपको इसको विस्तार से बताया गया है। आगे यहाँ पर है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म तो पढ़ा। देखिए इसके अंदर जो द्रव्य भरा है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को यदि हम मिला देते हैं, तब हम उसे प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है। देखिए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म पूरी कोशिका में उपस्थित होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है पूरी कोशिका में उपस्थित होता है। किस प्रकार से? देखिए साइटोप्लाज्म तो कोशिका के अंदर है और न्यूक्लियोप्लाज्म किसमें है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो पूरी कोशिका में पाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से बात समझ चुके हैं। इसकी जो खोज की थी वो ह्यूगो बोन मोहल ने 1838 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1838 ईस्वी में की थी। जो अगले वैज्ञानिक थे जोहानेस फुर्किंजे, इन्होंने 1840 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इन्होंने बता दिया था कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को यदि मिला देते हैं तो वो उनसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन दो वैज्ञानिकों ने इन तीनों के बारे में बताया था अच्छी तरह से। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखने वाले इसका जो अगला अंग होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है? यहाँ पर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पूरी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। ठीक, इसकी जो सबसे पहले खोज की थी कोलिकर ने 1880 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका को ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऊर्जा देता है ताकि सभी अंग अच्छी तरह से कार्य कर सकें। ओके, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस यानी कोशिका का पूरा पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस इसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ पर अगला है कि ये रोड के आकार का दिखाई देता है। आप डायग्राम में देख सकते हो रोड के आकार का दिखाई दे रहा है। अगला है कि इसमें 70S टाइप का राइबोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का 70S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल में पूरी की पूरी यूकैरियोटिक सेल में कितना राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उपस्थित होता है वो 70S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है। इससे सेल से कोई वो क्या होता है लेना देना नहीं होता है, ये अपना खुद का राइबोसोम इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए सेल के अंदर तो 80S राइबोसोम उपस्थित है, ठीक है, ये सेल का कार्य कर रहा है 80S राइबोसोम, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया 70S इसके अंदर उपस्थित है, इसी से अपना पूरा काम चला लेता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार से ऊर्जा उपस्थित रहती है? ATP के रूप में उपस्थित रहती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में उपस्थित रहती है, यानी संचित रहती है, इकट्ठी रहती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ATP की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। पूरी जानकारी लेना है तो आप जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट में, पूरी जानकारी से मैंने आपको बता दिया ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाएं कि यदि पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विस्तार से बताइए, ठीक है, तो आप विस्तार से लिख सकते हो। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस और
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए गोल्जी बॉडी की खोज की थी वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी की खोज कर दी थी, ओके। और यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, इसके अलग अलग नाम होते हैं गोल्जी बॉडी के। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, गोल्जी apparatus के नाम से इसे जानते हैं, ओके। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, कोशिका के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ को ये इकट्ठा रखता है। जो गोल्जी बॉडी होता है इसके अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिका में, जो एनिमल सेल में भी उपस्थित होता है और प्लांट सेल में भी ये गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है। तो इसका क्या कार्य होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? देखिए ये महत्वपूर्ण पदार्थों को अपने कोशिका में ही रखता है, ओके, कोशिका में ही संचित रखता है। और जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो इस कोशिका के लिए लाभदायक पदार्थ नहीं होते हैं, हानि पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं, उनको ये बाहर कर देता है, ओके। तो इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी अपना कार्य करता है, ओके। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इस प्रकार से यह क्या करता है, गोल्जी बॉडी बेकार पदार्थ को बाहर कर देता है और न्यूट्रिशन है उसको संचित रखता है, ओके। नहीं तो सब बाहर चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, ठीक है। तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या करता है, कोशिका में इम्पोर्टेंट जो पदार्थ होते हैं उनको संचित रखता है, इकट्ठा रखता है और बेकार पदार्थ को बाहर निकलता है। तो ये गोल्जी बॉडी का कार्य होता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो भी किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में तो पाया जाता है लाइसोसोम, लेकिन प्लांट सेल में काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित होता है, ओके। तो लाइसोसोम क्या करता है? इसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली क्यों हम इसे कह देते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या करता है, इसमें पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। कोशिका जब परिपक्व होने से ये फटकर अपनी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। देखिए ये कोशिका जब परिपक्व हो रही होती है, मैच्योर हो रही होती है, तो क्या करते हैं, ये कोशिका को न्यूट्रिशन देते हैं, ओके। लेकिन जब क्या होता है, कोशिका परिपक्व हो जाती है पूरी तरह, तो ये क्या करते हैं, फट जाते हैं और ये अपनी कोशिका को नष्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा है कि ये कोशिका के खराब अंग का पाचन करता है। कोशिका में जितने भी देख सकते हो, कोशिका में जितने भी खराब अंग होते हैं उनका ये लाइसोसोम पाचन कर लेता है, ठीक है। और जब कोशिका धीरे धीरे मैच्योर हो रही होती है तो ये कोशिका को मैच्योर होने के लिए हेल्प करता है। जितने भी पदार्थ अंदर बेकार वाले होते हैं उनको ये लाइसोसोम खा जाता है, यानी नष्ट कर देता है। और जैसे ही कोशिका पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम नष्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर यही बात को लिखा गया है कि इसीलिए हम इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब ये अपने आप से फट जाता है और नष्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। देखिए जब सेल ग्रो कर रही होती है, जब सेल क्या कर रही होती है, मैच्योर हो रही होती है धीरे धीरे, तब ये क्या करता है, वायरस बैक्टीरिया का पाचन करता है। तब ये वायरस बैक्टीरिया का पाचन करता है, कोशिका को कोई हानि नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही कोशिका पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तब ये क्या करता है, अपनी ही सेल को नष्ट कर लेता है। लाइसोसोम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। सेल पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है, लाइसोसोम नष्ट होता है सिर्फ, ओके, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं पाचन वाले, जो कि ये बेकार पदार्थ को पाचन करता है कोशिका के अंदर, ठीक है। जब कोशिका मैच्योर हो रही होती है, परिपक्व हो रही होती है, तब ये जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर उनको ये नष्ट करता है, पाचन करता है, ओके। जैसे ही कोशिका पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, ठीक है, उसे कोई टेंशन नहीं होती है, तभी क्या करता है, जो लाइसोसोम होता है ये फट जाता है, नष्ट, अपने आप खुद ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसे आत्महत्या की थैली कहते थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एनिमल सेल में यानी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, गोर्ग ईमेल प्लेडे ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1955 ईस्वी में की थी। और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ओके।
और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित होता है। ओके, और ये क्या करता है राइबोसोम, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। बस सीधी सी बात है आपको। और राइबोसोम जो होता है वो 70S और 80S प्रकार का होता है। राइबोसोम वाली यदि आप वीडियो देखेंगे तो आप जाइए वीडियो को देखिए, राइबोसोम पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो ये राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S एंड 80S। 70S कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, और 80S यूकैरियोटिक। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होता है। सेल में तो उपस्थित होता ही होता है, लेकिन जो ऑर्गेनल्स होते हैं, अंगक होते हैं, उनमें भी उपस्थित होता है। ऐसे कौन से अंगक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, उसमें ये उपस्थित होता है। ठीक है, यह पाया जाता है। तो ये राइबोसोम के बारे में आप कहानी समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियस में जुड़ा हुआ होता है। देख सकते हो न्यूक्लियस में ये जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या कार्य होता है, देखिए इसकी खोज थी वो किसने की थी, गार्नियर ने 1897 में इसकी खोज की थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया है ताकि आप यहाँ पर अच्छी तरह से लिख पाएँ। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो RER, ठीक है, एक SER। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और SER की जो फुल फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए RER क्या करता है, ये राइबोसोम एंड प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या होता है, वो राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड यानी वसा का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल जो प्रोटीन होता है इसका भी निर्माण करता है। ठीक है, तो इन दोनों का ये कार्य होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज गार्नियर ने 1897 में की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप जान चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। इसकी खोज सेजवान ने 1838 में की थी। ठीक है, कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है, बिल्कुल सरल है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे है और चयनित पदार्थ को ही अंदर आने देती है। जो चयनित पदार्थ, जो मुख्य पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, वही पदार्थ इसके अंदर आते हैं। बेकार और जो बेकार पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। ओके, और ये लचीली होती है, कोशिका झिल्ली लचीली होती है। ठीक है, और किससे बनी हुई होती है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका के अंदर चयनित पदार्थ अंदर आते हैं और बेकार पदार्थ अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। तो मैंने आपको बता दिया है जो एनिमल सेल स्ट्रक्चर है किस प्रकार से आपको बनाना है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना देना है। यदि पूछा जाए कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाइए और इसके बारे में बताइए, तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और इसके बारे में बताना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि सेल क्या होती है। सेल के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। यदि कोई सा भी आपका डाउट है, यदि कोई सा भी प्रश्न छूट गया है, ठीक है, छोटा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि कोई सा आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लगातार बने रहिए, वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोज़ को BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। यदि कोई सा टॉपिक ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर फिर से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।